बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं लर्न अकाउंटिंग और मैं हूं कमर सोहरवर्दी। हमने कल रेशोज़ से रिलेटेड कुछ चीज़ें डिस्कस की। वो हमारा लेक्चर जो है वो थोड़ा लंबा हो गया। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं थोड़ी सी हाइलाइट्स दे के तो आप लोगों के जो पास पेपर्स हैं वो हल कर दूं, और इस पे जो डिटेल लेक्चर्स हैं वो मैं बाद में रिकॉर्ड करवाऊँ और इसको सिलेबस के तौर पे पूरा हर एक टॉपिक को कवर करूँ। मुझे उस पर थोड़ा सा रजू करना पड़ा, मैं इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करूँगा, लिहाजा ये लेक्चर भी हो सकता है काफ़ी लंबा हो जाए, लेकिन ये आप लोगों की जो रेशो से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करने में हर सतह के स्टूडेंट के लिए सारी रेशोज़ को मैंने एक जगह इकट्ठा कर दिया और इंशाल्लाह मैं उसको कम्प्रीहेंसिवली एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो आई होप आप इसको पेशेंस से सुनते रहें और हम इसको यानी सारी रेशोज़ जो हैं वन गो, चाहे 1 घंटा लग जाए, हम इन वन गो ये बयान कर देंगे। हमने कल के लेक्चर में ये जो इनकम स्टेटमेंट है उसका एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसके जो मुख्तलिफ फिगर्स हैं जो वहाँ यूज़ होंगी वो बयान की थी। तो आप अगर एक थोड़ा सा पोर्शन उसको वहाँ रिव्यू कर लें तो यहाँ हमारा टाइम जो है वो बच जाएगा। लेकिन हम सरेदस थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। ये हमारा मतलब सेल, नेट परचेज, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, ये क्लोजिंग स्टॉक, ये हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, ये ग्रॉस प्रॉफिट है। ये मतलब फिगर्स जो हैं वो आगे यूज़ होनी है। जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी या मुख्तलिफ रेशोज़ में यूज़ होना है उसमें जब हमने ऑपरेटिंग इनकम कहना है तो हमारे लिए ये ऑपरेटिंग इनकम है बिफोर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड प्रॉफिट्स, ठीक है, ये ऑपरेटिंग इनकम है। और जब हम कहेंगे कि जी इनकम जो है वो इंटरेस्ट कितना, तो इंटरेस्ट से पहले जो कुछ है वो हमारे पास ये आ जाएगा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड हो जाएगी, तो ये हमारा इंटरेस्ट कवरेज जो है वो इस पे कैलकुलेट होगी। और इसी तरह फिर हमारे जो कह लें कि टैक्स तो चला जाएगा। टैक्स के बाद जो इनकम अवेलेबल है ये सारे शेयर होल्डर्स के लिए है, लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं ये भी, इनका भी जो रेट ऑफ रिटर्न है वो ऑलमोस्ट फिक्स होता है। तो इनकी भी यहाँ से हम प्रेफरेंस शेयर्स के जो राइट्स हैं वो राइट ऑफ करने के बाद के जी उनको दे दिया डिविडेंड जितना तय था। तो अब जो इनकम बची ये शेयर होल्डर्स की इनकम है, हैं ये भी शेयर होल्डर्स, लेकिन ये ऑलमोस्ट ये समझ लें कि थोड़े से कर्ज़ ख़्वाह हैं जिनसे हमने लॉन्ग टर्म लोन लिया हुआ है, ठीक है, इनकी नेचर कर्ज़ ख़्वाह की भी होती है और शेयर होल्डर की भी होती है, ये इन बिटवीन से इनका सिलसिला होता है। तो फिर हमारा ये डिविडेंड है, तो हमने कमाया कितना, हमें उसमें से दिया कितना है, कितना रख लिया है, ये इस तरह के एनालिसिस जो हैं ये होने हैं, इनको हमने डिस्कस करना। एक तो हम ये प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से चीज़ों को देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में कि जी हम प्रॉफिट एंड लॉस की ही मुख्तलिफ़ चीज़ों को देखते हैं कि जी कितने परसेंट जो है वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है सेल का। 100 रुपये की सेल होगी तो हमें प्रॉफिट कितना होगा, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने हैं। ये तो नहीं है कि 5 रुपये कमाने के लिए हम 10 रुपये जो है वो सिर्फ एडमिन पे लगा रहे हैं, ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एक्सपेंस कितने हैं। फिर हमारा जो है यानी ऑपरेटिंग जो एक्सपेंस हैं और ऑपरेटिंग जो इनकम है उसकी रेशो हम देखते हैं। फिर इसी तरह से जो इंटरेस्ट जो लोन देने वाले हैं, डिबेंचर्स ख़रीदने वाले हैं, वो कहेंगे अच्छा ये कमाते कितना है, हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा, वो इसको देखेंगे। फिर ये भी देखेंगे कि अच्छा यार इनसे अगर हम लोन इनको दे दें तो ये हमारी ओरिजिनल अमाउंट भी वापस कर पाएंगे कि नहीं, ठीक है, वो फिर इसको देखेंगे। और इसी तरह ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं वो अपना ये प्रॉफिट देखेंगे, और जो शेयर ख़रीदने वाले हैं स्टॉक एक्सचेंज से वो इस चीज़ को देखेंगे, इसका इसी कंपनी के मुख्तलिफ़ सालों का ट्रेंड देखेंगे, ठीक है, और इनका बिहेवियर देखेंगे कि यार कमाते तो बहुत हैं देते बहुत कम हैं। ये फिगर्स मैंने कोई प्लान के तहत नहीं दी थी, ये जस्ट मैंने आपको ये इनका स्टेटस समझाने के लिए ये फिगर्स लिखी थी कि ये यहाँ ये आता है, यहाँ ये आता है, यहाँ ये आता है।
लेकिन फिर मैंने इन्हीं को यूज़ करके अब मैं आपको इनकी जो कह लें कि रेशोज़ हैं वो भी एक्सप्लेन करूँगा। इसी तरह यहाँ कुछ फिगर्स हैं जिनको आपने देखना है। उसमें यह है कि टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड ये होता है कि ये शेयर होल्डर्स हैं, कॉमन शेयर होल्डर्स की फ़ंड है, उसमें ये सारा कुछ आ जाता है। उनका जो इक्विटी फ़ंड है वो भी आ जाता है, जो प्रॉफिट एंड लॉस का बचा खुचा है वो भी एक्चुअली इनका ही है, ओनर का ही है ना जी। और जनरल रिजर्व्स भी इनके ही हैं। और भी कोई रिज़र्व अगर किसी मशीनरी वगैरह के लिए रखे हुए हैं तो वो ओनर्स के रिज़र्व हैं। और ये जो है कॉमन शेयर होल्डर्स फंड है, इक्विटी है, और ये शेयर होल्डर्स इक्विटी टोटल मिला के है। लेकिन हम जब नेटवर्थ की बात करते हैं तो हम ये जो फिक्टिशियस एसेट्स हैं, गुडविल है, ब्रांडविल है, या इस तरह की कोई चीज़ें हैं, या कोई लॉस हो गया किसी बिल्डिंग पे, वो हमने कहा कि जी ऐसा ऐसा हम सेट ऑफ करेंगे, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं। तो इस तरह के जो फिक्टिशियस एसेट खड़े होते हैं उनको हम यहाँ से राइट ऑफ कर देंगे। तो हमारे नेट जो शेयर होल्डर्स इक्विटी है वो 1,00,000 रुपए की है, और हमने जो बारोइंग की हुई है वो 80,000 की है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर देखा जाता है कि कितनी फिनेंसिंग जो है वो लॉन्ग टर्म फिनेंसिंग जो है वो ये जो एसेट्स हैं उनको फिनेंस कैसे किया गया है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि इतने पैसे जो हैं वो शेयर होल्डर्स ने दिए हैं और इतने उधार किया हुआ है। तो अगर ये बहुत इनमें फ़र्क हो तो फिर हम ये खैर हम एनालिसिस भी करेंगे इनके, लेकिन मैं यहाँ आपको इसलिए पिक्चर दिखा रहा हूँ कि ये सारी बातें यहाँ आसानी से समझ आ जाएंगी। इसी तरह अगर कोई हमसे चीज़ ख़रीदना बेचना चाहता है तो वो देखेगा कि यार इनका स्टॉक ये है, प्रॉफिट ये है, ये कितने दिनों बाद पे करते हैं, या इनकी क्या टर्नओवर क्या है, एफिशिएंसी क्या है, इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें। तो हम इन रेशोज़ पे जाते हैं। ये फिगर्स हमने आपको दी हुई हैं, हम इनका रेफरेंस बार बार आपको देंगे, वापस आएंगे इन शीट्स पर। तो आगे चलते हैं। हमने जो आपके सिलेबस के लिहाज से था रेशो, उनको हमने लिस्ट किया है, और जस्ट इट इज़ एन आइडिया। ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा रेशोज़ भी होती हैं और बना सकते हैं आप जिस तरह का मर्ज़ी। एनालिसिस है ना, जितना मर्ज़ी कर लें, जितना मर्ज़ी एक्सपेंड कर दें, जितना मर्ज़ी बारीकी में चले जाएं। एनालिसिस में ये है कि एक तो कहते हैं जी सॉल्वेंसी का मतलब ये है कि ये जो कंपनी है जिसका हम एनालिसिस कर जा रहे हैं, इसकी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी जो है वो शॉर्ट टर्म का अगर इनसे काम करना हो तो इनकी क्या पोजीशन है। ठीक है, और अगर इनको कोई लंबा लोन देना हो, ये एक्सपेंड कर रहे हैं, कोई प्लांट लेना चाह रहे हैं, कोई बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं, कोई प्लाट लेना चाह रहे हैं, तो इनका क्या स्ट्रक्चरिंग है। ठीक है, दूसरा एनालिसिस जो है वो होता है प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से, कि प्रॉफिटेबिलिटी जो है ये मतलब हमारे सिलेबस में है, ये 4 चीज़ें हमारे सिलेबस में। तो प्रॉफिटेबिलिटी जो है उसका एनालिसिस जो है हम सेल के हवाले से भी करते हैं, कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो सेल का कितने % है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितने % है। इन रिवर्स हम क्या कह रहे होते हैं, जब हम ग्रॉस प्रॉफिट की बात कर रहे हैं 45% ग्रॉस प्रॉफिट है, तो हम कह रहे होते हैं कि 55% जो है 100 की अगर सेल होगी तो 55 रुपीज़ जो हैं वो तो कास्ट ऑफ गुड सोल्ड है। और जब हम कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो हम कहेंगे कि अगर 100 रुपये की सेल है तो 10 रुपये तो उसको सेल करने में लग जाएंगे। ठीक है, ये हम यानी रेशो की बात कर रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी का एनालिसिस विद इन दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन रिलेशन टू सेल, कि ये फ़लाँ मटेरियल कितने, यार 55 रुपये की कास्ट ऑफ गुड सोल्ड है, लेकिन जो मटेरियल है वो कितने का लगता है, वो कहते हैं जी 20% ऑफ दी सेल। तो हमें समझ आ जाती है कि 35% दूसरी चीज़ें हैं। अच्छा, लेबर कितनी है, हम कहते हैं जी 20% ऑफ दी सेल। हम कहते हैं अच्छा 15% जो है वो हमारे दूसरे खर्चे हैं, लटरम पटरम है। ठीक है, तो ये हम प्रॉफिटेबिलिटी इन रिलेशन टू सेल है। इसी तरह प्रॉफिटेबिलिटी इन रिलेशन टू इन्वेस्टमेंट है। अच्छा जी, ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो टोटल एसेट्स ने कितना प्रॉफिट कमाया, टोटल प्रॉफिट कमा लें, फ़िलहाल हम टोटल की बात कर लेते हैं। हम पूछते हैं कि टोटल प्रॉफिट जो है वो कितना कमाया है। ठीक है, तो यहाँ जो प्रॉफिट की डेफिनेशन है ना वो मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए मुख्तलिफ होगी। जो डिबेंचर वाला है वो कहेगा कि अच्छा इंटरेस्ट और टैक्स से पहले इनका कितना है,
यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, उसके बाद नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ऐड कर लें, तो अब इनके पास कितना प्रॉफिट आता है साल ब साल, ठीक है, जो मुझे इंटरेस्ट वापस दे सकें, मेरी इंस्टॉलमेंट वापस दे सकें, उसके लिए वो प्रॉफिट है। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उसके लिए इंटरेस्ट और टैक्स के बाद जो कुछ बचा उसके लिए वो प्रॉफिट है। और जो जनरल शेयर होल्डर है, उसी यहाँ आ जाएंगे, जो जनरल शेयर होल्डर है उसके लिए ये प्रॉफिट है। अब उसमें से उसको कितना मिलता है कितना नहीं मिलता है ये अलग है, ये फिर शेयर होल्डर, ये मतलब डायरेक्टर्स की कंट्रोल में चली जाती बात। तो ये मुख्तलिफ यानी हम इसकी प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से भी उसका जो है वो एनालिसिस करते हैं। इसी तरह एफिशिएंसी हम देखते हैं कि ये जो मैनेजमेंट है, जो होता क्या है, जो कंपनी होती है उसमें हर शेयर का एक वोट होता है। आपके पास 10 शेयर हैं तो आपके पास 10 वोट हैं, आपके पास 100 शेयर हैं तो आपके पास 100 वोट हैं। तो हुकूमत किसकी है? जिसके पास 51% शेयर्स हैं, ठीक है। तो जितने लोग इलेक्शन में खड़े होते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, उनमें से अगर 7 सीटें हैं तो ये नहीं होता कि जी इसके मुकाबले में ये खड़ा है, नहीं, 7 सीटों के जो टॉप के होंगे ना, जिसने पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे, पाँचवें, छठे, 7वें नंबर पे जो आया है उसको डायरेक्टर बना दिया जाएगा। फिर डायरेक्टर्स के वोट से जो कह लें कि चेयरमैन है बोर्ड का, वो चुना जाएगा, ठीक है। इस तरह ये मैनेजमेंट होती है और वो फिर फैसले करती है कि ये ख़रीदना है, ये बेचना है, ये रेट रखना है, ये करना, वो करना, ये उनका काम होता है, ठीक है जी। तो शेयर होल्डर्स जो हैं वो अवाम की तरह ही होते हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज में करते हैं। वो फिर इनके एनालिसिस से ही चीज़ें देखते हैं कि जी अच्छा ये इनकी एफिशिएंसी क्या है, जो हमारी मैनेजमेंट है जिसके पास कंपनी का कंट्रोल है, उन्होंने जो हमारा स्टॉक है वो कितनी दफ़ा बेचा है। 2 दफ़ा बेचा है, 2 दफ़ा बेचेंगे तो कम प्रॉफिट है, 3 दफ़ा बेचेंगे तो ज़्यादा है, 4 दफ़ा बेचेंगे तो और ज़्यादा है। जितना नंबर ऑफ़ टर्नओवर ज़्यादा है उतना वो एफिशिएंट है। तो ये टर्नओवर रेशोज़ जो हैं ये एफिशिएंसी या एक्टिविटी रेशोज़ गिनी जाती हैं। फिर होता है कि जी मैं शेयर होल्डर हूँ या मैं डिबेंचर ख़रीदने वाला इन्वेस्टर हूँ, तो मैं इनकी मार्केट की मुख्तलिफ रेशोज़ जो हैं, रिटर्न ऑन एम्प्लॉय इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, रिटर्न ऑन ऑपरेटिंग एसेट्स है, ठीक है, अर्निंग पर शेयर है, ठीक है, प्राइस अर्निंग रेशो है। तो इस तरह की जो रेशोज़ हैं ये मार्केटेबिलिटी कह लें कि इसकी जो है वो परसा हुआ, इंग्लिश बोलनी छोड़ दी मैंने तो थोड़ा रुकावट आ जाती है। एनीवे, सो मैं अब भी इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा बोलता हूँ, या इंग्लिश या पंजाबी, लेकिन वो क्या है कि काफ़ी अरसे से मैं ज़रा प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ से अवे हूँ, तो इसलिए पंजाबी में ज़्यादा शौक़ से बोलता हूँ। तो उर्दू में भी हालांकि मुझे प्रॉब्लम होती है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने ये उर्दू में, हालांकि मैं अगर इंग्लिश में करूँ तो मेरी ऑडियंस बहुत बढ़ जाएगी, एंड एज दैट इज़ वेरी टेक्निकल, so it can give me very much benefit, but it is not for the benefits, it is for the welfare. Pray for me and subscribe my channel and give tips to the others, ठीक है। मेरी ट्राई है कि मैं इंशाल्लाह ये जारी रख सकूं। एनीवेज, तो ये आपको एक इस यहाँ तक की हमारी गुफ्तगू से ये तो आइडिया हो गया कि कौन सी रेशो जो है उसके मकासद क्या हैं। हम इनको इंडिविजुअली भी डिस्कस करेंगे। मैंने इसीलिए कहा था कि ये हमारा लेक्चर जो है वो थोड़ा लंबा हो सकता है। अच्छा जी, ये है हमारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़। ये ज़रा आसान है, ये दूसरे नंबर पर हैं। ये 2A का मतलब है कि ये दूसरे नंबर का पहला पोर्शन है कि प्रॉफिटेबिलिटी का जो पहला जो है ना, एक्चुअली वो है सॉल्वेंसी का, ठीक है। हमने ये सॉल्वेंसी का, दूसरा प्रॉफिटेबिलिटी का है, तीसरा एफिशिएंसी का। हमने ये जो है पहले नंबर, ये ज़रा आसान है। फिर हमने ये किया है, फिर हमने ये किया है, ये उसमें आ जाएगा। एनीवेज, देखते हैं। रेशोज़ आपके मकसद की सारी आ जाएंगी। फिर हम एग्ज़ाम्स का भी इंशाल्लाह कल लेक्चर रिकॉर्ड करवाएंगे इंशाल्लाह सोल्यूशन करके। पहले है जी ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। कॉस्ट अकाउंटिंग में बेशुमार आपने कैलकुलेट किया है कितने % ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सेल्स। रेशोज़ के फार्मूले रटने की ज़रूरत
नहीं है, इसका कंसेप्ट दो हैं, इसके कंसेप्ट दो हैं। नंबर वन, इसके नाम से आपको पता चल जाना चाहिए कौन सी चीज़ पूछ रहा है, ये रेशो में लिखा होता है, नाम में लिखा होता है। नंबर टू, आपका ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए मैंने फिगर कौन सी यूज़ करनी है। अगर इसकी जगह ये कर ली तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा। आप नीचे एक फ़िक्रा लिख दें, दो फ़िक्रे लिख दें, आप बख्शे जाएंगे। ठीक है, तो जब हमें कहता है ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट का रिलेशन जो है वो एसेट से नहीं है, किसी भी एसेट से, ना वो कैपिटल से है, ना वो लाइबिलिटीज़ से है। इसका रिलेशन है ग्रॉस प्रॉफिट कम ज़्यादा किससे होगा, सेल से। तो जब टर्नओवर की बात आती है तो दैट इज़ इन रिलेशन टू सेल और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो सेल का कितने परसेंट है, वो है जी 45%। तो हमारा जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो कितने हुए, 55%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो हमारा है 40,000। तो ये पीछे प्रॉफिट एंड लॉस में अब आप जाके देख लें, मैं आपका टाइम ज़रा कम ज़ाया करना चाह रहा हूँ, आगे बहुत एक्सप्लेन होने वाली रेशोज़ हैं, ज़रा मुश्किल टर्मिनोलॉजी वाली, उनको आपको पढ़ाना है। तो ये आसान रेशोज़ को ऐसे ही एब्जॉर्ब करें। ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशो जो है वो काफ़ी दफ़ा पूछी गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी पूछी गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो हमें पता है, हमने देखा हुआ है। ठीक है, ओवर सेल 40%, इसमें आप परसेंटेज नहीं देख रहे, 100 से ज़रब नहीं दी हुई, ये ज़रा आसान है अंडरस्टैंडिंग के लिए। किसका परसेंटेज है, सेल का। सेल आगे एडवांस लेवल पे जाके आपको मिसिंग फिगर कह लें कि बैलेंस शीट वगैरह मिल जाती है, जिसमें से अपने रेशोज़ से वो बैलेंस शीट सॉल्व करनी होती है। हो सकता है हमारे भी पेपर्स में हो, मैंने अभी सवाल देखे नहीं हैं कि क्या क्या हैं, लेकिन ये देखा है कि रेशो के सवाल हैं, ये रेशो पूछी, ये रेशो पूछी। तो मिसिंग फिगर जो हैं वो इस तरह के हिंट्स से ही ये चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो आपको ये ना सिर्फ आगे जाके अच्छा मैनेजर बनाता है, बल्कि आपको एक पर्सनालिटी कॉन्फिडेंस भी देता है और आपके कंसेप्ट क्लियर करता है। इसलिए इनको ज़रा गौर से सुने, ये लेक्चर 2 दफ़ा भी आपको सुनना पड़े तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छा जी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा 40% है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना होगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो हैं वो सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंस की पॉकेट को हम देखेंगे, सारे नहीं डालेंगे। एनीवे, नेट प्रॉफिट कौन सा भाई, नेट प्रॉफिट मीन प्रॉफिट बिफोर डिविडेंड्स। ठीक है, उसमें हमारे पास अगर हम अपनी फिगर्स जाके चेक करें कि हमारा नेट प्रॉफिट कौन सा है, देखें ये इनकम है, लेकिन इसमें अभी इंटरेस्ट नहीं निकला। इंटरेस्ट क्या हमारा एक्सपेंस नहीं है, एक्सपेंस है, ये निकलेगा। टैक्स क्या हमारा एक्सपेंस नहीं है, एक्सपेंस है, तो ये भी निकलेगा। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा एक प्रॉफिट है, इसको भी प्रॉफिट गिन सकते हैं। लेकिन चूंकि ये भी इंटरेस्ट की तरह की फिगर है तो हम इसको भी निकाल देते हैं। तो हम तो शेयर होल्डर हैं, हमारा नेट प्रॉफिट कौन सा है, ये वाला। अब एक ये नेट प्रॉफिट है, लेकिन कोई शेयर होल्डर कहता है कि यार ये तो इस साल आ गया क्योंकि इस साल इनका यहाँ दाव लग गया था, कोई बिल्डिंग बेच दी, उसमें काफ़ी पैसे बच गए। ठीक है, तो ये तो मैं नहीं मानता। तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, इसमें जो यहाँ के लॉस हैं वो वापस जमा कर देंगे और यहाँ के प्रॉफिट को निकाल देंगे। यहाँ का ये प्रॉफिट 1000 निकाल दें तो एक्चुअल प्रॉफिट क्या रहा, फ़र्ज़ करें सिर्फ यही फिगर है, तो एक्चुअल प्रॉफिट हमें कितना हुआ है 34,000, और ये हमने निकाल दिया हुआ है पहले ही इसमें से, तो इसको हम वापस कर दें तो 34,500 इनफैक्ट हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है। तो थोड़ी बहुत ये परसेंटेज में चूँकि इंटरेस्ट भी होता है, ये तो लाइबिलिटी बेस है ना, ये इनकम टैक्स के फ़र्क की वजह से थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, लेकिन हमें आइडिया हो जाता है कि नॉर्मल प्रॉफिटेबिलिटी हमारी क्या है। तो किसी भी फिगर से चाहे हम इससे डायरेक्ट ही ये इसी को नेट प्रॉफिट मान के कैलकुलेट कर लें तो आपको ना गुनाह होगा ना नंबर कटेंगे। लेकिन आप अगर प्रोफेशनल हैं तो
तो आप इससे भी कैलकुलेट करेंगे, इससे भी कैलकुलेट करेंगे और नीचे 3-4 फिक्रे लिख देंगे तो आपको ज़रूर ब-ज़रूर तमगाए इम्तियाज़ दिया जाएगा। ये देखें, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये 35% है, तो हम उस फार्मूले से हमारी इनकम क्या बनती है, 34,500, ठीक है। तो हमारा नेट प्रॉफिट जो है, ये हम जब नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, दैट मीन्स फॉर दी शेयर होल्डर्स, तो हमारा नेट प्रॉफिट ये भी है, हमारा नेट प्रॉफिट ये भी है। ये जो है ये आफ्टर एडजस्टमेंट्स ऑफ दी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स है, कि हमें पता हो कि यार ये तो इस साल इनको थोड़ा सा दाव लग गया, नेक्स्ट ईयर। ये तो छोटी छोटी फिगर्स हैं ना, मैंने बताया कि मैंने इस मकसद के लिए नहीं लिखी थी, नहीं तो मैं इनको और भी एक्यूरेट करके लिखता, लेकिन समझाने के लिए बहरहाल ये हमारी कारआमद हैं तो मैंने इसी को चलने दिया। 34% जो है वो 34.5% जो है वो भी हमारी नेट इनकम होता है। तो इससे घबरा नहीं जाना चाहिए कि कौन सा। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने हैं, 5,000 के, तो 5% है। ये 10% भी हो सकते हैं, 15% भी हो सकते हैं, जितने भी हों। तो ये बताते क्या हैं, बताते हैं कि जी जो हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उसके लटरम पटरम, जैसे ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, 1000 रुपया रहे हैं, ठीक है, और उसको मैनेज करने में 2000 लग रहा है, ठीक है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं कि हम एक काम को एग्जीक्यूट करने के पैसे ज़्यादा लग रहे हैं और उस काम पे पैसे थोड़े लग रहे हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो ये इस तरह की रेशो जो है वो हमें ये चीज़ बताती है। मटीरियल्स, यानी कोई भी स्पेसिफिक एक्सपेंस का रेशो आपसे पूछी जा सकती है। मटीरियल कितना है जी, 52%। लेबर कितनी है जी, मतलब टोटल हमारा जो कह लें कि आया है इस साल मटेरियल यूज़ हुआ है वो 52,000 का हुआ है। तो ये मेजरली मटेरियल की ही हमारा है। तो बाकी तो इसको हमने समझे कि हल्के फुल्के डेप्रिसिएशन या वेजेस वगैरह हैं, तो हमारा इसमें मैन्युफैक्चरिंग का इशू नहीं है, ये सिर्फ ट्रेडिंग ही है। तो 52% जो है वो हमारा मटेरियल या परचेजेस वगैरह, कोई भी चीज़, लेबर का किसी भी एक्सपेंस से रिलेटेड, ये लेबर भी हो सकती है, ये यहाँ वेजेस भी हो सकती हैं, कोई भी एक्सपेंस जो है उसका अगर मांग लेता है तो हम सेल का परसेंटेज देते हैं कि जी ये है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस इन रिलेशन टू सेल। अब प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस जो है इन रिलेशन टू इन्वेस्टमेंट, अब जो इन्वेस्टमेंट हम नीचे लिखेंगे उसी का प्रॉफिट ऊपर लिखेंगे। सिंपल है ना, मतलब घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। पिछली सारी जो रेशोज़ थी वो जिस नाम से हैं सेल पे डिवाइड करने, ठीक है, आसान है। अब इसमें क्या है कि जो भी यहाँ नाम लिखा हो कि किसका रिटर्न चाहिए भाई, कौन हिसाब लगा रहा है इसके प्रॉफिटेबिलिटी का, इन कौन सा इन्वेस्टर है, हम उसकी जो है उसके हिसाब से प्रॉफिट लेंगे। उसके मतलब वो कहते हैं ना, तुम्हारा कुत्ता कुत्ता मेरा कुत्ता टॉमी, तो वो अब किस एंगल से बैठ के देख रहा है, मेरा कुत्ता है कि तेरा कुत्ता है। तो ये इंटरेस्ट वाला है, ये प्रेफरेंस शेयर वाला है, ये कॉमन शेयर वाला है कौन बंदा। तो उसके हिसाब से हमने वो प्रॉफिट मैंने बता दिए आपको कि कैसे ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है, वो बताए होते हैं उनके नाम, मतलब इनकम के साथ भी आते हैं, प्रॉफिट के साथ भी आते हैं, बात एक ही है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने बताया था शेयर होल्डर्स प्लस, शेयर होल्डर्स में क्या आएगा, उनका जनरल रिजर्व्स, उनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बैलेंस है, और शेयर कैपिटल जो उन्होंने पेड अप कैपिटल दिया हुआ है, प्लस अगर एनी अदर रिज़र्व जो है फॉर द बिल्डिंग, फॉर द मशीनरी, कोई रिज़र्व कायम किया हुआ है तो वो भी उनका रिज़र्व होता है शेयर होल्डर्स का, ठीक है। तो वो हम कहते हैं कि ये इनकम, ये जो है ये कैपिटल एम्प्लॉयड है। नेट कैपिटल एम्प्लॉयड जहाँ भी आना है हमने फिक्टिशियस एसेट्स जो हैं उसमें से माइनस कर देना। तो ये कैपिटल ने किसको फिनांस किया हुआ है, फिक्स्ड एसेट्स को या ओवरऑल एसेट्स को फिनांस किया हुआ है। तो उनमें से जो फिक्स्ड एसेट्स हैं वो हम कम कर देते हैं कि जी ठीक है, ये तो इन्होंने ऐसे ही एक जिसे कहते हैं ना एसेट क्रिएट किया हुआ है। तो हमारी इनकम बिफोर टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस में हमने दिया हुआ है, ठीक है।
अब इसमें बिफोर टैक्स है तो ऑब्वियसली इसमें जो है इंटरेस्ट भी अभी हमने जो है वो कैलकुलेट नहीं किया। बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कौन सी आ जाएगी, 40,500 हमने दिया हुआ है, वहाँ आप देख सकते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 85,000 हमारे पास शेयर होल्डर्स इक्विटी है, 20,000 जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं और 80,000 के लॉन्ग टर्म है। तो 1,80,000, 1,85,000 माइनस हमने टेक्निकल नो हाउ, वो आप गुडविल लिख लें, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस लिख लें, कुछ लिख लें, वो हमने निकाले तो हमें पता चला कि ये 23% जो है वो हमने जितनी इन्वेस्टमेंट की थी, ठीक है, मैंने की थी, मेरे भाई ने की थी और मैंने बैंक से ली थी। मैं कौन हूँ, मैं शेयर होल्डर हूँ, भाई जो है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है और बैंक जो है वो डिबेंचर है और 9% वाला लोन है। तो जो कुछ हमने बाज़ार से लिया हुआ है सब पे जो भी हमने बिज़नेस शुरू किया उसमें टोटल पैसा 1,80,000 लगाया, प्रॉफिट हमें ये आया जो कि 23% पर ईयर है। और इसको अगर हम नॉन ऑपरेटिंग इसमें से निकाल दें, वही लॉजिक जो हमने पीछे डिस्कस की है, तो ये 22% है कि यार इस साल तो ये लग गया थोड़ा सा दाव, तो नेक्स्ट ईयर पता नहीं लगता है कि नहीं लगता। तो ये बड़ा गैप भी हो सकता है ना, ये विंडो ड्रेसिंग भी हो सकती है। तो ये जो है ये हमारा 22% है, ठीक है। तो है ये भी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। दूसरा रिटर्न ऑन इक्विटी फंड, ठीक है। इक्विटी फंड जो है वो सारे शेयर होल्डर्स का जो है वो कर लें, और इक्विटी जो है वो आप जो है वो सिर्फ कॉमन शेयर होल्डर कर लेंगे। बहरहाल अमूमन सवाल में बताया होता है। अच्छा जी, आपकी गूंगों की आवाज़ ना आए तो मैंने पंखा बंद किया हुआ है, उससे ज़रा गर्मी लग रही है और एसी में बच्चे सोए हुए हैं। एनीवेज, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अच्छा जी, रिटर्न ऑन इक्विटी फंड, ठीक है जी। तो इक्विटी फंड हमारा टोटल शेयर होल्डर क्या था, 85,000 जमा 20,000, 1,05,000 माइनस 5,000 फिक्टिशियस एसेट, और डिविडेंड बिफोर प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है वो हमारा जो है वो इनकम यहाँ होगी कि कौन सा इन्वेस्टर पूछ रहा है। इसी तरह अब मैं कॉमन शेयर होल्डर हूँ तो मेरे पास आफ्टर इंटरेस्ट, आफ्टर टैक्स और आफ्टर पेइंग प्रेफरेंस डिविडेंड और फिर कॉमन शेयर होल्डर्स इक्विटी जो है उस पर हम डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है। रिटर्न ऑन एसेट्स, अब ये है कि जी हमारे एसेट्स टोटल कितने हैं और उन्होंने क्या कमाई की है, ठीक है, या टोटल के रिसोर्सेज, रिटर्न ऑन एसेट्स आर टोटल रिसोर्सेज, ठीक है। तो उसमें हम क्या कहते हैं कि ऑपरेटिंग इनकम, और हमने इन्वेस्ट क्या किया हुआ है, शेयर होल्डर्स ने इन्वेस्ट किया है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने इन्वेस्ट किया और लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो हम ये तीनों चीज़ें ले लेते हैं। एसेट्स पे वो अलहदा आगे आ रही हैं कि टोटल एसेट्स, उसमें हम सिर्फ फिक्टिशियस एसेट्स माइनस करेंगे, बाकी जो है वो टोटल एसेट्स पे आ जाएगा। तो ये रिटर्न ऑन एसेट्स या टोटल रिसोर्सेज जो है वो टोटल लॉन्ग टर्म जो ये यहाँ से थोड़ा कट गया सोर्सेज जो है कि शेयर होल्डर्स फंड, लॉन्ग टर्म लोन्स, दोनों को मिला के ऑपरेटिंग इनकम, क्योंकि ये तो सबको ऑपरेटिंग इनकम तो सबकी मलकियत है ना, उसी में से इंटरेस्ट जाना है, उसी में से फिर टैक्स जाना है। और बाज़ दफ़ा ऑपरेटिंग इनकम में हम जो है उसमें से अभी माइनस टैक्स कर देते हैं, ठीक है, ज़्यादा एक्यूरेट निकालने के लिए। ऑपरेटिंग इनकम माइनस टैक्स, टैक्स की अमाउंट जो है वो एक्चुअल होगी, परसेंटेज पे नहीं आएगी कि अगर परसेंटेज में दिया हुआ है तो जो परसेंटेज में पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया फिर रेशो निकाल ली, ये आगे एडवांस पे आए तो फिर हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है ऑपरेटिंग इनकम में से निकाल देंगे, ठीक है। तो ये हमारा 22% आया। अर्निंग पर शेयर, ये हम आगे जो है वो सॉल्वेंसी में भी देखेंगे, मार्केट
प्रॉफिटेबिलिटी जो है उसमें भी देखेंगे। लेकिन यहाँ भी ये होता है कि जी कितनी अर्निंग हुई पर शेयर। हमें जो कॉमन शेयर होल्डर्स हैं उनका प्रॉफिट है 35,000 और शेयर होल्डर्स कितने हैं 3,000। तो हमारी अर्निंग कितनी हुई, अर्निंग हुई 11.67 रुपीज़। ठीक है, और हमारी प्राइस फर्ज करें 15 रुपये पर शेयर है, तो हमें ये 11.67, ये ज़रा राउंड हो गया, यहाँ है 67 ये छुपा हुआ। तो पर अर्निंग प्राइस अर्निंग रेशो, ये भी बहुत मशहूर रेशो है, तो वो कितनी है हमारी 1.29। ठीक है, इसका मतलब है कि हम ऑलमोस्ट जो है हमारा जो प्राइस है, मार्केट प्राइस है, वो जो है हमारी, अगर ये फ़र्ज़ करो 0.5 होती या 0.3 होती, तो ये मकसद ये है कि जी जो हम कमा रहे हैं वो हमारी प्राइस का कितना बड़ा पोर्शन है, हमारी प्राइस जो है उससे कितनी बड़ी है, डबल है, ट्रिपल है। ट्रिपल का मतलब क्या है कि 3 साल में हमारे पैसे पूरे हो जाएंगे। डबल का मतलब क्या है कि 2 साल में हमारे पैसे पूरे हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1.229 1.29 ईयर में हमारे पैसे जो हैं इसी हिसाब से अगर चलते रहे तो हमारी जो प्राइस है वो तो पूरी हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो आगे देखते हैं, अभी आपके सवाल तो हल होने हैं, ये तो आपकी एजुकेशन के लिए। अब ये है एफिशिएंसी या एक्टिविटी टर्नओवर रेशो। ये आगे हमने जो है इनको यहाँ भी डिस्कस किया हुआ है, ये आप देख रहे हैं, ये करंट रेशोज़ हैं और ये नीचे जो हैं वो सारी टर्नओवर रेशो हैं। इनको यहाँ आके डिस्कस करेंगे, ये ऊपर वाली चारों को। तो यहाँ मैं आपका टाइम बचाता हूँ। क्या क्या है, डेटर्स टर्नओवर रेशो, स्टॉक टर्नओवर रेशो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। तो ये हम वहाँ डिस्कस करते हैं आगे, लेकिन ये समझें कि ये एफिशिएंसी या एक्टिविटी या टर्नओवर रेशोज़ कहलाती हैं। ये एफिशिएंसी क्या है कि यार जो हमारी मैनेजमेंट है, जो हमारे वोटों से आई है, मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि जो कंपनियां होती हैं उनमें जो डायरेक्टर्स होते हैं वो चलाते हैं कंपनियों को, ऐसे ही जैसे हमारे वज़ीर आज़म और मंतखब होते हैं ना। तो राइट टू वोट 1 बाई 1 नहीं होता, राइट 1 शेयर 1 वोट। आपके पास मतलब कंपनी के 51% शेयर्स हैं, सारे डायरेक्टर्स आपकी मर्ज़ी के हो सकते हैं। वो फिर डिवाइड कर लेते हैं कि एक डायरेक्टर को कितने वोट चाहिए, इतने वोट पड़ जाएंगे तो वो डेफिनेटली टॉप 7 में आ जाएगा। वो फिर अपने जो गिवन वोट हैं वो फिर कैलकुलेशंस करके तो उस तरह से डिवाइड कर लेते हैं। वो बाज़ दफ़ा 2 डायरेक्टर उनके मंतखब हो जाते हैं, बाज़ दफ़ा 3 हो जाते हैं। फिर जितने हम ख्याल डायरेक्टर्स इकट्ठे हो गए, ठीक है, उतना फिर कंपनी का कंट्रोल भी आ गया। 4 डायरेक्टर हो गए 7 में से, ठीक है, तो आप कंपनी की स्याह सफ़ेद के मालिक हैं। बाकी 3 डायरेक्टर्स को जहाँ मर्ज़ी खुडे लाइन लगा सकते हैं, लेकिन होता नहीं है, ऐसे मिलजुल के ही चलाते हैं। अच्छा जी, तो ये हम आगे डिस्कस करते हैं। इनसे मुराद क्या है कि ये कितनी एफिशिएंट मैनेजमेंट है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि जी फिक्स्ड एसेट जो हमारी सेल हुई, अगर यहाँ तो चूँकि मैंने बताया ना इस पर्पज़ के लिए नहीं था, नहीं तो सेल अमूमन फिक्स्ड एसेट से बहुत बड़ा फिगर होती है। तो वो कहते हैं कि जी अगर हमारी सेल जो है वो हमारे एसेट्स ने के मुकाबले में कितनी दफ़ा रिवॉल्व हुई, कितने गुना थी, हमारे एसेट की 3 गुना थी, 2 गुना थी, 4 गुना थी, यानी जितने हमारे एसेट थे उतनी वैल्यू को उसने 2 दफ़ा टर्नओवर किया साल में। ठीक है, ज़्यादा टर्नओवर मीन ज़्यादा प्रॉफिट। ठीक है, इसी तरह कैपिटल एम्प्लॉयड के रेफरेंस से कितनी मतलब उसकी रेशो है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट डबल, हाफ है। इसका मतलब है कि 2 साल में एक दफ़ा कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो पूरा चक्कर काटता है। ठीक है, उस पर रिटर्न कितना है, इस तरह की चीज़ में फिर रिटर्न ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, नेट रिटर्न जो है वो क्या है। अच्छा जी, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या है, वर्किंग कैपिटल है करंट एसेट्स, इसको हम अलहदा से भी एक्सप्लेन करेंगे, माइनस करंट लाइबिलिटीज़। ये जो हमारे डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, ज़रा हम इधर चलें, आपको बैलेंस शीट पे थोड़ा सा ये वर्किंग कैपिटल का कंसेप्ट समझा दें। देखें, जब हम काम करते हैं तो हमने ये पैसे यहाँ तक ये लिए हैं, ठीक है, ये इन्वेस्ट किए ना 1,80,000,
1,80,000 में से हमने 1,30,000 जो है वो फिक्स एसेट्स में से निकाल लिया। बाकी क्या है 1,25 माइनस 70, ये जो गैप है ये वाला, इसको किसने फाइनेंस किया हुआ है? इसी ने फाइनेंस किया हुआ है ना। 1,30 इधर चला गया, बाकी कितना बचा? 1,80 में से 50, 50 कहाँ है? यहाँ है, ठीक है। 1,25 1,85,000 55,000 ये है एसेट माइनस करंट लाइन, यानी ये जो एसेट्स हैं 1,25,000 के, इसको 70,000 तो यहाँ से सपोर्ट कर रहा है, बाकी कितना बचेगा? 55,000। 55,000 कौन सपोर्ट कर रहा है? ये वाली पॉकेट सपोर्ट कर रही है 55। ये जो 55,000 है इसको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। इसका मकसद क्या है? हमने पहले चीज़ें लानी है फिर आगे बेचनी है। पहले स्टॉक आना है, फिर हमने बेचना है, तो ये क्रेडिटर्स बनने हैं, सॉरी डेटर्स बनने हैं, ठीक है। इधर से कुछ हमें उधार आ गया, कुछ हमने कैश दिया, इसी तरह सैलरियां देनी हैं, मुख्तलिफ जो रेंट देना है, वो चलाने के लिए, जो काम चलाने के लिए हमें पैसे चाहिए उसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो जो बैंक से हमें लोन मिलते हैं वो भी दो तरह के मिलते हैं। एक हम कहते हैं जी कि हमें रनिंग फाइनेंस चाहिए, वो होता है ये वर्किंग कैपिटल को फिनांस करने के लिए। जी ऑर्डर आ गया है, इतना हमने मटेरियल लेना है, ये वो लेना है, तो ये आप दे दें। और एक होता है जो हम प्रोजेक्ट लगाने के लिए, ये जी हमने प्लांट लेना है, ये हमने एक्सपेंड करना है, ये हमने बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, लॉन्ग टर्म। तो वो आपको उसी हिसाब से गेज करेगा कि लॉन्ग टर्म दे सकता है कि नहीं, और शॉर्ट टर्म में ये प्रॉफिटेबल है कि नहीं। तो उस चीज़ को जज करने के लिए हमारी जो अगली रेशोज़ हैं, सॉल्वेंसी रेशोज़, और उसमें फिर एफिशिएंसी रेशोज़ भी आ जाती हैं। ये हर किस्म का इन्वेस्टर जो है वो इन रेशोज़ को एक्सटेंसिवली यूज़ करता है, और ये जो है ये एक कहने के ह्यूज किस्म की एनालिसिस होता है। एक तो ये है हमारा, और एक आप देखें कि ये बहुत सारी रेशोज़ हैं। अभी हमारा हो गया 37 मिनट्स। आई थिंक इट्स टू लॉन्ग, and if I will discuss all of these ratios, it will become more than 1.5 hours long, and you people will not stay with me, and I think I will leave it now, and we will start from here. Short term liquidity and long term liquidity are analysis of the financial positions with respect to any investor or outside party, ठीक है। इनसाइडर, आउटसाइडर, पोटेंशियल शेयर होल्डर्स, पोटेंशियल लोन गिवर्स, तो हम इनका एनालिसिस इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप सो कि दैट विल आल्सो टेक 25 to 30 मिनट्स, एंड इट्स एट द मोमेंट 2 AM नाइट। तो टुमारो इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू द आइडिया ऑफ द पास पेपर्स। ये भी मैं इंशाल्लाह आपको अपलोड कर दूंगा कल की डेट में, और आई होप सो कि हाफ ऑफ द पास पेपर्स विल आल्सो अपलोड टुमारो टिल नाइट इंशाल्लाह। प्रे फॉर मी, कीप इन टच, एनीथिंग नॉट अंडरस्टूड टू यू कैन कॉन्टेक्ट मी। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।